आईएनडी एनालिसिस जीत की शाह नीति में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश का चुनावी समर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और यही कारण है कि चाहे सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष में बैठी कांग्रेस, दोनों अपने अपने तरीके से अपनी चुनावी तैयारी को और धारदार बनाने की कोशिश में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, केंद्रीय गृह मंत्री, चुनावी रणनीतिकार अमित शाह भोपाल आने वाले हैं। 15 दिन के भीतर ये दूसरा मौका है जब अमित शाह भोपाल आ रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में एक बार फिर वो तमाम पदाधिकारियों की मीटिंग लेंगे, बैठक लेंगे और जो टास्क देकर 15 दिन पहले अमित शाह पदाधिकारियों को देकर गए थे उसका फीडबैक लेंगे। अब ये बिल्कुल तय है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अमित शाह की रणनीति पर ही आगे बढ़ेगी और उन्हीं की रणनीति पर वो चुनाव लड़ेगी। जिस तरह से तमाम सारी जमावट की जा रही है उसमें केंद्रीय नेतृत्व की जो स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है, वो साफ दिखाई दे रही है। हमारे साथ 3 मेहमान होंगे, 2 मेहमान अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनके पास चलते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं लेते हैं, फिर इस चर्चा में तीसरे मेहमान भी हमारे साथ में होंगे। हमारे साथ में संदीप मिश्रा, ब्यूरो चीफ भोपाल, सीधे बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ में हो, और डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, प्रवक्ता प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ में। गुलरेज जी, आपको स्वागत करता हूं। और सबसे पहले बीजेपी दफ्तर चलेंगे जहां पर हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा सीधे हमसे लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अमित शाह कब तक बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे? बिल्कुल, देखिए, अगर हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की बात करें तो उनका जो समय दिया गया था तो करीब 7:40 का समय दिया गया है। यानी कि करीब 8 बजे तक जो अभी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि करीब 8 बजे और 8:15, 8:30 भी हो सकता है, क्योंकि एयरपोर्ट से यहाँ आते आते भी कुछ समय लगेगा। कुल मिला के हम 8:30 बजे तक कह सकते हैं कि यहाँ बीजेपी प्रदेश कार्यालय अमित शाह पहुंचेंगे और फिर उसके बाद बैठकों का उनका सिलसिला चलेगा। जिस प्रकार से उनकी बैठकें पिछली बार जब उन्होंने बैठक की थी तो देर रात तक बैठक चली थी, 12 बजे के बाद तक बैठकें चली थी। तो इस बार भी ये माना जा रहा है कि जो चुनावी रणनीति तैयार करेंगे और जो पिछली बार जो बैठक हुई थी और जो ब्लू प्रिंट तैयार करने के लिए कहा था केंद्रीय गृह अमित शाह ने, तो वो इस बार फाइनल किया जाएगा। समितियां भी बनाने की जो बात कही गई थी तो उनको भी आज अंतिम रूप दिया जाएगा और ये माना जा सकता है कि इसके बाद के भीतर अमित शाह का ये दूसरा दौरा है। और अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो एक बेहतर चुनावी रणनीतिकार अमित शाह माने जाते हैं। अब ये बिल्कुल तय है कि अमित शाह ही सारा जो कैंपेन है, जो चुनावी रणनीति है, अमित शाह के ऊपर दारोमदार है, वही सारा कुछ हैंडल करेंगे। बिल्कुल, इस बात में तो कोई शक नहीं। देखिए, जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे चुनाव को अपने कंधे पर लिया है और उसके बाद आप देखिए सीरीज, जिस प्रकार से अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से चुनाव प्रबंध समिति का संयोजक बनाया गया है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का, प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव को, सह चुनाव प्रभारी अश्विनी वैष्णव को, तो पूरी तरह से इस चुनाव को केंद्र ने टेक ओवर कर लिया है और उसका जो नेतृत्व है तो पूर्ण रूप से केंद्रीय गृह
मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। और इस बात में कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से आधुनिक भारत का उनको चाणक्य कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको अलग अलग नाम से भी पुकारते हैं, लौह पुरुष भी कहते हैं भाजपा के नेता, और उनको आधुनिक भारत का चाणक्य भी कहते हैं। तो जब भी वो रणनीति बनाते हैं तो वो ठोस रणनीति होती है। चुनाव किस प्रकार से जीतना है उनका जो ब्लूप्रिंट होता है, तो उसमें कमाल का काम करती है भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता। वो सारी चीजें एक बार चलिए संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ में। आपने बेहतर देखा जिस प्रकार से गुजरात में संदीप आप कर रहे हैं कि जो उनका ब्लूप्रिंट है या जो चाणक्य नीति है या जो शाह नीति है, किस तरह से इस चुनाव में काम करेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित शर्मा जी महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। अमित जी आपका स्वागत है। और डॉक्टर गुलरेज शेख साहब के पास में आता हूं। डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, अब ये बिल्कुल तय है कि सारी कमान या कहें चुनावी कप्तान अमित शाह ही है, एक बार फिर आ रहे हैं, उन्हीं के ऊपर सारा दारोमदार है। डॉक्टर गुलरेज शेख। देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय अमित जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन। जहां तक अमित जी की बात है, अमित जी बड़े सक्रिय गृह मंत्री होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और एक ऐसे कार्यकर्ता है जो कि वैचारिक कार्यकर्ता हैं और जो ठान लेते हैं उसमें पूरे अपने आप को झोंक देते हैं। तो मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, राजस्थान में भी चुनाव है। तो ऐसा नहीं है कि केवल एमपी में पधार रहे हैं, अभी छत्तीसगढ़ भी गए थे, अब आज मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। और उनका जो मार्गदर्शन होता है ना, वो एक जिसको कहते हैं नई ऊर्जा से भर देता है हमारे कार्यकर्ताओं को। तो हम तो चाहते हैं कि अमित जी बार बार आए, डॉक्टर गुलरेज साहब, चुनौती तो पड़ी है ना। यही कारण है कि सारे केंद्रीय नेतृत्व को जिम्मेदारी दी गई है मध्य प्रदेश की। आप ये बात क्या राजस्थान में भी पूछेंगे? क्या ये बात आप छत्तीसगढ़ में भी पूछेंगे? क्या आप ये बात तेलंगाना में भी पूछेंगे? ये गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी जो है एक कैडर बेस्ड पार्टी है और हमारा कोई भी कार्यकर्ता चाहे वो में बात कर रहा हूँ गुलरेज शेख साहब, इसलिए मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। जब राजस्थान छत्तीसगढ़ पे आऊंगा तो वहां पर भी बात करूंगा। जी देखिए, केंद्रीय मंत्री भी एक कार्यकर्ता ही होता है और कार्यकर्ता ही केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री बनता है। तो जो जिम्मेदारी दी गई है वो हमारे कार्यकर्ता को दी गई है और बतौर पार्टी के बड़े नेता के तौर पर माननीय अमित जी पधार रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और इसी में हमको उत्साह मिल रहा है। चलिए, उत्साह मिल रहा है। अमित जी के पास में आता हूं। अमित शर्मा जी, जिस तरह से हम बात अमित शाह की कर रहे हैं, हालांकि अगर मैं आपसे कोई सवाल करूं तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का मामला है, वो किस तरह से चुनाव मैदान में काम करती है। लेकिन बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है कि पूरा जो एक केंद्रीय नेतृत्व है वो मध्य प्रदेश में है। ऐसे में कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती आपको नहीं दिखती? देखिए राजेश जी, चूंकि ठीक है भारतीय जनता पार्टी एक विपक्षी दल है और निश्चित तौर पे वो जिस तरीके से अपनी नीतियों को आयाम देंगे वो उनका संगठन है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अमित शाह और केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी की चुनावी समिति समझ गए कि मध्य प्रदेश में अली बाबा 40 चोर की जो 18 साल से सरकार चल रही थी वो जनता के बीच उजागर हो गई है। अब किसी की भी क्रेडिबिलिटी बची नहीं। गुलरेज साहब तो खैर अब राजस्थान, हिमाचल और तमाम जगह पर बात ले जाएंगे, लेकिन जहां पर अगर मध्य प्रदेश की बात की जाती है तो ये लोग भागते दिखाई देते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस बात को अमित शाह समझ गए और इसीलिए वो यहां आके डेरा डाल रहे हैं। उन पर किसी पर विश्वास नहीं है, किसी को संयोजक बना रहे हैं, किसी को कुछ बना रहे हैं और ये कहीं एक दूसरे के विपरीत और पूरक हैं। यही अमित शाह आज मध्य प्रदेश की जनता समझ गई। यही अमित शाह ने डेरा डाला था पश्चिम बंगाल का, यही अमित शाह हिमाचल का डेरा डाले हुए थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये डेरा संस्था और ये अली बाबा 40 चोर की पूरी जमात को मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जो जनता है वो समझ चुकी है कि अब झूठी घोषणाएं, झूठे वादे और किस तरीके से झूठे प्रलोभन आज लगातार सरकार एक नए उपज फेंक रही है जनता के बीच। इस जनता की आंख खुल चुकी है और 2023 का चुनाव जो आज निकट आने के बाद वो सरकार
जो लगातार 18 वर्षों से चल रही है, जिसकी आज चिंता जनता के प्रति आज मुख्यमंत्री को सुनाई देती है, आज उनकी गंभीरता और चिंता दिखाई देती है। इस कारण से यह स्पष्ट होता है कि इससे झूठी घोषणाएं, झूठे वादे। और गुलरेज अहमद साहब क्या बताएंगे? वो कह रहे थे कि राजस्थान की आप बात करेंगे। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं गुलरेज अहमद साहब से, आप पश्चिम बंगाल की बात करेंगे जब अमित शाह जी ने डेरा डाला था? आप हिमाचल की बात करेंगे जब अमित शाह ने डेरा डाला था? और हालांकि हमारी सरकार नहीं है, लेकिन चूंकि आप दिल्ली की बात करेंगे, वहां भी अमित शाह ने डेरा डाला था। तो ये डेरे की प्रथा खत्म हो चुकी है। जनता मध्य प्रदेश की जागरूक है और शायद हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ज्यादा उचित होगा। चलिए, मैं आऊंगा दोनों मेहमानों के पास, एक बार फिर आऊंगा। संदीप मिश्रा जी हमारे ब्यूरो चीफ सीधे बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संदीप, सवाल अब इस बात को लेकर है कि ठीक है, 15 दिन के बाद दूसरी बार अमित शाह का ये दौरा है, बीजेपी दफ्तर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे क्या? क्योंकि ये कहा जा रहा था लंबे समय से कि मध्य प्रदेश में जो इस बार की स्थितियां, परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं वो अनुकूल नहीं है। उसका कारण यह है कि बाहर से ज्यादा जो संकट है भारतीय जनता पार्टी को वो अंदर से है, अपने लोगों से है। तो क्या यही कारण है कि अमित शाह को सारा कुछ अपने कंधों पे लेना पड़ा कि अगर कहीं पर किसी तरह का डैमेज होता है तो अमित शाह अपनी टीम के साथ उसको कंट्रोल कर लेंगे, और यही वजह है? और आज जब बैठक होगी तो पिछली बैठक और इस बैठक में कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपको जानकारी मिली हो बैठक से पहले? संदीप जी। बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से अमित शाह जब बैठकें करते हैं तो उन बैठकों का वो नतीजा भी निकालते हैं। भारतीय जनता पार्टी में यही तो खासियत है कि भारतीय जनता पार्टी जब एक बैठक करती है तो उस बैठक में जो एजेंडे तय किए जाते हैं, जो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, जो योजनाएं तैयार की जाती हैं, तो वो धरातल में कितनी उतरी, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उस को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया, पदाधिकारियों ने किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया, वो सारी चीजें की फिर समीक्षा भी होती है। जिस प्रकार से आपने देखा 15 दिन पहले के आसपास जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे तो उन्होंने कुछ टास्क दिए थे, उन्होंने टारगेट दिया था और उस टारगेट को पूरा किया, अभी तक अचीव किया भारतीय जनता पार्टी ने या नहीं, ये भाजपा के लिए बड़ी बात है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को इस चुनाव में अलग अलग नजरिए से देख रही है, कांग्रेस पार्टी भी अलग अलग नजरिए देख रही है। जिस प्रकार से इस चुनाव में जातियों का समावेश देखने को मिला है कि अगर ब्राह्मण है तो उसके लिए अलग नेताओं को तैनात करना है, अगर ओबीसी वर्ग से कोई आता है तो उसके लिए क्योंकि सबसे बड़ी आबादी मानी जा रही है तो उसके लिए अलग अलग प्रभावशाली नेताओं को तैयार करना है। तो इस तरह अगर कोई वैश्य समाज से अगर आबादी है तो उसके लिए कौन प्रभावशाली नेता है, तो इस तरह के नेताओं को भी चुनना है। तो बहुत बड़ा एक रोड मैप तैयार किया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, या यूं कहें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, और वो सारे एजेंडे को आज एक बार फिर से रखा जाएगा। जिस प्रकार से चुनाव समितियां बनाने की बात कही गई थी तो वो चुनाव समितियां जो बनी हैं, बिल्कुल संदीप, अहम बात आप चुनाव समितियों की कर रहे हैं, और चुनाव समिति को लेकर ये कहा जा रहा था कि तमाम सारे दावेदार हैं, नए दावेदार भी हैं, पुराने दावेदार भी हैं, वो जो जीते थे वो भी दावेदारी कर रहे हैं, जो हारे थे वो भी दावेदारी कर रहे हैं। क्या ऐसे को, जिनको अगर टिकट भारतीय जनता पार्टी की तमाम सारे सर्वे है जिसको उनको टिकट देना है, और जिनको टिकट नहीं मिलेगी उनको पहले चुनाव समितियां या अन्य समितियों में एडजस्ट कर दिया जाए, यह भी प्लान है अमित शाह का? बिल्कुल, देखिए, इस बात में कोई शक नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से नाराजगी भी दूर करती है, क्योंकि अगर इस तरह के नेताओं को समितियों का सदस्य बना दिया गया या फिर उन समितियों का अध्यक्ष बना दिया गया तो कहीं न कहीं वो टिकट की दौड़ से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आप एक ही काम कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सारी चीजों को बखूबी समझती है और उसको इम्प्लीमेंट भी करती है। तो जिन लोगों के टिकट काटने हैं तो उनको समितियों में जरूर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर स्थान देगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से खुल करके अभी इन सारी चीजों पर कोई भी बयान नहीं दे रहा है या नहीं बोल रहा है, लेकिन अंदर खाने में अगर हम बात करें भाजपा कार्यालय में तो यही बातें चल रही हैं। चलिए, बेहतर बात संदीप आप कर रहे हैं, शामिल किया जाएगा। खुलकर कोई नहीं बोल रहा है, उसकी वजह यही है कि जिस तरह से जो मीटिंग है, जो बैठक है, वो अमित शाह ले रहे हैं, और उनकी जो स्ट्रेटजी होती है, जो रणनीति होती है, और बैठक में ये भी कह दिया जाता है,
मैंने कई बार देखा कि अंदर जो चीजें चल रही हैं वो बाहर नहीं जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि शायद अंदर की जो चीजें हैं वो बाहर नहीं आ रही हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख साहब हमारे साथ में हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, पहले ही बहुत कुछ भांप लिया और यही कारण है कि अब इस तरह से फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है। देखिए, जहां तक अभी बंगाल की बात हमारे आदरणीय मित्र पूछ रहे थे अमित भाई, तो उनको ये याद होना चाहिए कि बंगाल में हमारे पास पिछले चुनाव से पहले 3 विधायक थे और आज हमारे पास 77 विधायक हैं। तो यदि 3 से लेकर 77 का सफर जो माननीय अमित जी के नेतृत्व में हुआ, यदि उसको आप कुछ भी नहीं मानते, चुनावी जीत नहीं मानते, तो फिर तो आपका भविष्य राहुल गांधी जैसा है। मैं क्या कहूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। फिर अभी मैं एक उत्तर, हालांकि देखिए सोशल मीडिया की बात को सोशल मीडिया तक ही रखना चाहिए, लेकिन इनकी एक प्रवक्ता महोदय ने कांग्रेस पार्टी की मुझसे एक चीज पूछी है, अभी आपका शो देखते देखते शायद ट्विटर पे पूछा है कि क्या एक आपके व्यक्ति का नाम दे सकते हो जिसको अंग्रेजों ने कत्ल किया हो, भारत के लिए शहीद हुआ हो। तो मैं नाम देता हूं राजा भाऊ महाकाल उज्जैन से, और जगन्नाथ राव जी के नेतृत्व में गोवा मुक्ति आंदोलन हुआ था। जब बांडुंग में घूम रहे थे जवाहरलाल नेहरू, तो उसमें हमारे लोगों ने शहादत दी थी, आप लोगों ने नाम काट दिए। और जहां तक बात है, ये भी हमारे भाई कह रहे थे हमको कि हमने झूठे वादे किए, तो मुझे लगता है कि ये उन बच्चियों के ऊपर हंस रहे हैं जिनको लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 44 लाख बेटियों को हमारी सरकार ने ही लखपति बनाया, या तो फिर ये उन हितग्राहियों के ऊपर हंस रहे हैं जिनके अकाउंट में, जिन महिलाओं के अकाउंट में 1000 रुपए प्रति माह जा रहे हैं, या उस विद्युत उत्पादन को अंधेरा करना चाहते हैं जिसकी 663% का इजाफा हमारी सरकार में हुआ, या वापस से उन सड़कों में गड्ढे करना चाहते हैं जिन सड़कों का निर्माण में 332% का इजाफा हमारी सरकारों ने करके दिखाया, या ये चाहते हैं वो कॉलेज बंद हो जाए, मेडिकल डेंटल कॉलेज। जब इनके टाइम पे केवल 6 हुआ करते थे मेडिकल और डेंटल मिलाकर, हमने उसको 38 कर दिया, और मेरे जैसे छात्र को भी जाना पड़ा था कर्नाटक पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे भाई, छोटा भाई जो था, वो मध्य प्रदेश में डॉक्टर बना, सर्जन बन गया। तो ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश को उन काले दिनों में वापस ले आए, और साथ साथ मध्य प्रदेश के लोगों ने जो कुछ प्राप्त किया है उसका मखौल उड़ाए। तो भाई साहब, अमित जी, ये आपकी जो कांग्रेस की ये हरकत है ना, इसको जनता माफ नहीं करेगी। चलिए अमित जी जवाब दे दीजिए। देखिए गुलरेज भाई, वही बात हो गई कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो कहावत याद आ गई। ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, अगर मैं शिक्षा की ये बात कर रहे हैं तो गुलरेज भाई, आपने अगर शिक्षा ली है तो जरा ध्यान रखिए, भारतीय जनता पार्टी की शिक्षा से हटाकर जरा मध्य प्रदेश की शिक्षा पर आइए। ये वही व्यापम घोटाला है जो मामा और आपके चेहरे पर कलंकित कर रहा है। ये वही शिक्षा की बात है जो मध्य प्रदेश में पीएससी के सिलेक्ट लोग, जो आज भी गृह मंत्री के घरों के बाहर और मुख्यमंत्री के दरवाजे को खटखटा रहे हैं, जो सिलेक्ट हो गए, वो 3 वर्षों से आज भी वेटिंग में इंतजार कर रहे हैं। वो वही शिक्षा कर्मी जो आज भी अपनी संविदा के नाम पर जो उनको निकाल दिया गया, वो आपके दरवाजे पर बैठे हैं। आप किस शिक्षा की बात कर रहे हैं? आप जिन डॉक्टरों की बात कर रहे हैं, ये वही डॉक्टर हैं जो यहां से देश नहीं विदेश चले गए और मध्य प्रदेश का नाम कलंकित हुआ, और आपने व्यापम घोटाले में विदेशों ने और दूसरे राज्यों ने कई सारे डॉक्टरों को निकाल के बाहर कर दिया। अच्छा हुआ कि आपने एमबीबीएस मामा के जमाने में नहीं करा, अच्छा हुआ आप कर्नाटक चले गए। दूसरी बात, आप मुझे सुन लीजिए, अच्छा हुआ आपका भाई वहां चला गया, गुलरेज भाई। और रही बात आपने अंग्रेजों के जमाने की कही है, मैंने आपकी बात सुनी। गुलरेज जी, अमित जी को बोलने दीजिए, और फिर मैं आपके पास में आ जाऊंगा, आपका उत्तर लेने आऊंगा। अमित जी को बोलने दीजिए। अमित जी, अगर किसी का प्रश्न करते हैं तो उत्तर सुनने का भी मादा रखिए। बोलिए। और आप किस बात की शिक्षा की बात कर रहे हैं और महिलाओं की सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं? एनसीआरबी की आप रिपोर्ट उठा लीजिए, मध्य प्रदेश का नाम कलंकित करने का मामा ने और आपकी सरकार ने काम किया है। अगर महिलाओं के बलात्कार में नंबर कोई 1 है तो मध्य प्रदेश है। ये कोई कांग्रेस रिपोर्ट नहीं बना रही है। आज अगर आदिवासियों के साथ अत्याचार में अगर कोई नंबर 1 है तो आपका मध्य प्रदेश है। आज अगर किसी भी बच्ची के शोषण के नाम पे मध्य प्रदेश में जहां एफआईआर नहीं हो रही, जहां बलात्कार और बच्चों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, वो अगर कहीं कोई नंबर 1 है तो मध्य प्रदेश में है। आज यही आपकी बात थी, कृषि को हम लाभ का धंधा बनाएंगे। मध्य प्रदेश में हजारों किसानों ने आत्महत्या की है।
ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। गुलरेज भाई, इन कार्टून बनाने, चूंकि जनता के बीच आप लोग कार्टून बन चुके हो, इस कार्टून को दिखाने से कोई काम नहीं होगा। जनता समझ गई है, इसीलिए अली बाबा 40 चोर पर हंटर डालने अमित शाह जो पुराना तड़ी पार है वो मध्य प्रदेश पधारा है। चलिए डॉक्टर गुलरेज कुछ कह रहे थे, मैं संदीप जी के पास में आता हूं। बात अंतिम, राजेश भाई जी जी, गुलरेज भाई, आप उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखवाना चाहते हैं। आपकी पार्टी ये वही, क्या आप किस तरह की, किसको बताना चाहते हैं कि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम ढूंढने जाएंगे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी खाली हो जाएगी, एक नाम नहीं बता पाएंगे। आप इस देश की आजादी में अगर बात करेंगे तो आपका एक एक जो खून का कतरा है वो अंग्रेजों की गुलामी के लिए जाना जाता है, ना कि इस धरती को सींचने। चलिए गुलरेज जी कुछ कहेंगे, फिर संदीप जी के पास में आऊंगा। डॉक्टर गुलरेज शेख। देखिए, फिर मैंने तो अभी भी नाम दे दिया, राजा भाऊ महाकाल का नाम दे दिया, जगन्नाथ राव जोशी जी का नाम दे दिया, कि आप लोगों ने इनके नाम ओमिट कर दिए पुस्तकों से, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होगी एक कांग्रेसी का नाम बताने की कि जिसको अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ाया हो। लगातार 2 दिन से आपसे हर टीवी पे मैं ये प्रश्न करता हूं अमित भाई, लेकिन आज जवाब नहीं दे आप जो पाते। ट्विटर पे आधा वीडियो डाल रहे हैं, मैं समझता हूं कि मुझे आप बुद्धिमान दिखाई देते थे, डालते आप में मादा होता पूरा वीडियो। चंद्रशेखर आजाद क्या भारतीय जनता पार्टी से? महात्मा गांधी का रिश्ता भारतीय जनता पार्टी से था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। आज आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ट्विटर पर मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं, जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। अगर आप में दम होती तो आप पूरा वीडियो डालते, आप पूरा वीडियो डालते। गुलरेज भाई, आप ये आधे अधूरे बीजेपी की यही बात है। चलिए मैं सीधे संदीप मिश्रा जी के पास चलूंगा, ब्यूरो चीफ, सीधे बीजेपी दफ्तर से। संदीप, अगर बात जब हम अमित शाह की कर रहे हैं, जब बात, चलिए गुलरेज जी छोटा सा कमेंट में संदीप से लेना चाहूंगा। संदीप जी, जिस तरह से हम बात अमित शाह की कर रहे हैं, और कौन से, क्या पूरी टीम, जो टीम नियुक्त की गई है केंद्र से, और फिर यहां की प्रदेश की जो टीम है, कौन कौन से लोग इस मीटिंग में हैं? बिल्कुल, देखिए, जो इस बैठक में हम शामिल होने की बात करें तो यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते सहित कुछ और भी। उसके अलावा हम बात करें तो राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो चुनिंदा नेताओं को बैठक में आमंत्रित किया गया है, जो इस पूरी रणनीति को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जो रणनीति बनाई जाएगी और जो उस रणनीति में फिट बैठ रहे हैं, उन्हीं को इस बैठक में शामिल किया जाएगा। करीब 14 नेता रहेंगे इस बैठक में, और उन 14 नेताओं के दौरान ही ये सारी रणनीति तैयार होगी, जो ब्लूप्रिंट होगा, जो चुनाव की समिति तैयार की जा रही थी उसको अंतिम रूप दिया जाएगा, क्योंकि करीब करीब समिति तैयार हो चुकी है, आज उसको फाइनल कर दिया जाएगा। तो टीम के साथ अमित शाह आज बैठक करेंगे बीजेपी दफ्तर में, और जिस तरह से हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा बता रहे हैं कि तकरीबन 8 बजे के आसपास अमित शाह बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरह से अमित शाह के एमपी दौरे को लेकर जो चुनावी सियासत है, जो राजनीति है, वो गरमाई हुई है, और जिस तरह से हमने विश्लेषण किया, जिस तरह से हमने एनालिसिस किया कि आखिर अमित शाह के इस तरह के दौरे के मायने क्या है, या फिर जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व का जो एक दखल है, या कह सकते हैं कि पूरी एक रणनीति है जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस की अपनी तैयारी है, कांग्रेस अपने हिसाब से पूरी स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रही है। तीनों मेहमानों का यहां पर मैं धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, बैठक होगी और चुनावी रणनीति को अंजाम दिया जाएगा। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।